राजनीतिक रस्साकसी और सियासी दांवपेच के बीच खबरों की तह तक जाने के लिए तीखे तेवर वाले सवाल होते हैं जरूरी होता है सवालों के सामने बैठे शख्सियत का एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं एनकाउंटर। और आज एनकाउंटर में हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। मैं नेता आपको कह रहा हूं, अब सब मैं नेता हूं नहीं, मैं जनसुराज का सूत्रधार ही हूं, जनसुराज का सलाहकार हूं, लेकिन नेता तो बन चुके हैं। खैर प्रसाद जी, आप पिछले 2 साल से बिहार के पदयात्रा पे हैं। लगभग बहुत गांव में देखा है हमने कि आप पानी, बरसात, गर्मी सब में आप पैदल चले, लोगों के साथ जनसंवाद किया, कैंप में रहे। तो अब आपने निर्णय ले लिया है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी के रूप में स्थापना होगी और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी अच्छी खासी कमाई छोड़ छाड़ कर, जो आईपैक में आप करते थे, आप नेतागिरी के दलदल में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो स्थापित नेता हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उनको आप टक्कर दे पाएंगे? जो हम 2 साल से कर रहे हैं, हम 2 अक्टूबर के बाद भी वही करते हुए आपको दिखेंगे। ये आप लोगों को लगता है कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पहले आप कुछ बड़ा दूसरा करते थे, नेताओं को सलाह देते थे, पैसा कमाते थे। काम तो हम अपने दिमाग से आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले हम नेताओं को, दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से आप संगठन बनाइए, कैसे अपने संगठन को मजबूत कीजिए, किन विषयों पर चुनाव लड़िए, किसको टिकट दीजिए, कैसे भाषण दीजिए, कैसे व्यवस्था बनाइए, चुनाव प्रबंधन कैसे कीजिए ताकि आपको विजय मिलेगी। काम हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम हम दल और नेता के लिए करते थे, अब ये काम हमने बिहार की जनता के लिए स्वीकार कर लिया है और जनता को जाकर ये बता रहे हैं, क्योंकि जनता को जाकर ये बता रहे हैं कि भाई तुम साथ में आओ और तुम मिलकर अपना दल बनाओ, क्योंकि तुम कह रहे हो कि 30 साल से 35 साल से बिहार में, जो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, निरक्षर समाज है, सबसे ज्यादा भुखमरी पलायन वाला राज्य है, वहां पर तुम वोट गलत लोगों को इसलिए दे रहे हो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। लोग यही कहते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है कि नेता गलत है, लोगों को पता है। लोगों को यह पता है कि उनकी समस्या क्या है, लोगों को यह पता है कि उनको ठगा किसने है, लेकिन लोग विवश इस बात पर हो जाते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। तो मैं, प्रशांत किशोर, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि उस विवशता को, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी के लिए लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप साथ में आइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव लड़ने की समझ नहीं है, तो वो चिंता आप प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे, जनसुराज आपकी मदद करेगा, लेकिन आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो साथ में आइए, विकल्प बनाइए, ताकि मजबूरी में आपको गलत लोगों को वोट देना ना पड़े। अब इसका परिणाम क्या हुआ है? पिछले 2 बरस में, 2 अक्टूबर को करीब करीब 2 बरस हो जाएगा, मैं कोई 5300 गांव में पैदल गया हूं। 5300 गांव में मैं पैदल गया हूं। करीब करीब 400 से ज्यादा रातें मैंने यहाँ के गांव में सोकर बिताया है। और आज 1 करोड़ लोग, इसको ध्यान रखिए, 1 करोड़ लोग इस बात पर सहमत हैं, साथ में जनसुराज की बैनर के तहत जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं कि नहीं भैया आप ठीक रास्ता दिखा रहे हैं, अब हम लोग मिलकर दल बनाएंगे। तो 2 तारीख को दल प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं, 2 तारीख को दल वो बिहार के 1 करोड़ लोग बना रहे हैं, जो 30 वर्ष की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी पटना की जमीन पर देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आकर दल बनाएंगे। दल बनाने के बाद लोगों की बैठकें होती है, दल बनाने के बाद लोग अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भीड़ जुटाते हैं। पहली बार दल बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आप उसका नजारा 2 अक्टूबर को देखेंगे। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार ने भी ठगा है बिहार को। नीतीश कुमार ने एक नहीं ठगा है, सबने ठगा है। पिछले 40, 50, 60 वर्षों में
देखिए, बिहार जो है वो 1950 के दशक में 1965 तक अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 तक बिहार देश का बीमारू राज्य नहीं था। बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। उस समय जो देश की आर्थिक सामाजिक हालात थे उसमें बिहार की स्थिति भी खराब थी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पीछे नहीं थे। 65 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज 2005 से 2010 के कालखंड में दिखा जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन वो क्षणिक था। फिर पुनः वही स्थिति हो गई। कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब बदहाल इसलिए है कि लालू जी ने इसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, 1990 में ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 15 साल लालू जी का राज चला, जिसको लोग जंगल राज बताते हैं, तो वो पिछड़ापन और बढ़ा। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी, पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज करीब करीब 19 वर्षों के नीतीश बाबू के शासन के बाद देश का सबसे गरीब, पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग एक पायदान भी ऊपर नहीं बढ़े। तो लेकिन तो कहीं ना कहीं जेडीयू वाले कहीं ना एक मिनट कहीं ना कहीं ये आपको हमको मानना होगा कि जिस रास्ते पर बिहार का समाज, यहाँ की राजनीति, यहाँ के नेता चले हैं, उससे आप बिहार की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये 30-40 वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं, अनुभव बता रहा है। और हम लोग को इतनी ह्यूमिलिटी हम लोगों में जरूर होनी चाहिए कि भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो रुकें, एक बार उसका आकलन करें और ये समझें कि आखिर दूसरे राज्यों में भी तो भ्रष्टाचार है, दूसरे राज्यों में भी तो ये इसी देश का संविधान है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्यों से गरीबी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जितनी बदहाली बिहार में है इतनी बदहाली तो देश के किसी हिस्से में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच बिहार के जनमानस में आनी चाहिए और उस सोच के आधार पर इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए, और उसी प्रयास के दिशा में जन सुराज एक ईमानदार कोशिश है। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि आप क्या ये जो एस्टेब्लिश लीडर हैं, जो कि किसको आप एस्टेब्लिश लीडर कहते हैं? एस्टेब्लिश लीडर क्या होता है? तमाम जातियों के, यहाँ तो जाति के आधार मेरे भाई ऐसा है, आप देखिए, तो आपको क्या लगता है? आप लोग तो राजनीति समझने वाले लोग हैं। जिसको आप एस्टेब्लिश लीडर बता रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा दल ही नहीं है जिसको पिछले नीतीश कुमार, लालू यादव एस्टेब्लिश नहीं है। सुन तो लीजिए, जो बिहार में कोई सबसे बड़ा लीडर, यहाँ सबसे बड़े लीडर लालू यादव रहे पिछले 3 दशक के, नीतीश कुमार रहे हैं। भाजपा का तो किसी नेता का नाम भी आपने नहीं बताया, आपने भाजपा को दल बताया, उनका तो कोई नेता भी नहीं बचा है बिहार के परिदृश्य में। लालू जी, नीतीश जी को भी अपने स्तर पर बिहार में 25% वोट भी पिछले 25-30 वर्षों में नहीं पड़ा है। मतलब 1/4 भी बिहार ने उनको वोट नहीं दिया है। लालू जी अपने दम पर बिहार 1995 में जीते थे, उसके बाद वो नहीं जीते। नीतीश कुमार आज 30 वर्ष से यहां राजनीति कर रहे हैं, 19 साल से यहां मुख्यमंत्री हैं। आज तक नीतीश कुमार 150 सीट से ज्यादा, 140 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाए। भाजपा इतना बड़ा दल है, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, इतने टुकड़ों में बट गया है, इतने टुकड़ों में समाज को लोगों ने बांट दिया है। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं? नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर अब उनकी छवि एक, अब ये सांझ की बेला है, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। जो जदयू का भारी समर्थक है, नीतीश कुमार का चाहने वाला है, वो भी आपको बताएगा कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार की अपनी ताकत क्या थी? नीतीश कुमार के दल की ताकत कभी नहीं रही है, तो सब लोग मानते हैं, नीतीश कुमार खुद मानते हैं। कितना सीट देंगे अगले विधानसभा? मैं उस पर आ रहा हूं। जदयू की संगठनात्मक ताकत कभी बिहार में नहीं रही है। जदयू को कोई एक जाति विशेष का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं रहा है। जदयू की सबसे बड़ी पूंजी रही है नीतीश कुमार और उनके द्वारा जो चलाए जाने वाला प्रशासन है, उसकी जो छवि थी। जब वही पूंजी चली गई तो जदयू के पास बचा क्या? आपने कहा नीतीश कुमार को कितना सीट आएगा, हम कई बार कह चुके हैं,
लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा, जब वो महागठबंधन में लालू जी के साथ थे, कि अगर लालू जी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट नहीं आएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो मजबूत होगा। कौन कह रहा है मजबूत? 12 सीट आया मतलब अगर आपको 12 सीट जीतने को आपको मजबूती दिख रही है, मतलब आप अरे आप पहले सुन तो, अरे 5 सीट आएगा। अपने हिसाब से तथ्य को तोड़ रहे हैं। हमने कहा और अभी भी रिपीट किए हैं कि अगर महागठबंधन में चुनाव, जब ये आपने इंटरव्यू किया था तब नीतीश कुमार महागठबंधन बर्गिनिया में किया। सुनिए, उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। मैंने कहा था कि महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट नहीं मिलेगा। अगर आप 12 सीट को उनका बहुत बड़ा रिवाइवल मानते हैं तो भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के आज 12 एमपी हैं, 42 विधायक हैं, और इसको अगर आप बहुत राजनीतिक बड़ा फोर्स मानते हैं, जो परिस्थितियां बनी परिस्थिति हैं, जो बिहार में कोई परिस्थिति नहीं है जदयू से ज्यादा कमजोर। अब तीनों दलों में, आरजेडी, जदयू और भाजपा में सबसे कमजोर दल जदयू है। लेकिन सीट अगर देखा जाए 30 सीट आई, 12 जेडीयू को और बीजेपी को 5 और 1। ऐसा है प्रकाश जी, आरजेडी को 2020 के चुनाव में 75 सीट आ गया, तो लोगों ने यहां हल्ला मचा दिया कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बन गए। सच्चाई यह है, आप लोग भी राजनीति फॉलो करते हैं, अगर चिराग पासवान अलग से चुनाव नहीं लड़ते, टारगेटेड करके नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को नहीं हराया गया होता, तो 32-35 सीटों पर सिर्फ मैथमेटिकल गेम अगर नहीं हुआ होता तो आरजेडी और तेजस्वी को उतना ही सीट आता जितना उनके पिताजी के नेतृत्व में पहले आया था। ठीक है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि क्या राजनीति थी उसमें। अब उसका असर देखिए, जिन लोगों ने बताया कि तेजस्वी हैज अराइव्ड, ही इज द न्यू लीडर ऑफ बिहार, कलई खुल गई लोकसभा में। अगर सही में उन तेजस्वी यादव बहुत बड़े लीडर बन गए थे 2020 के चुनाव के आधार पर, 75 उनके विधायक जीत गए थे, जनता का बहुत बड़ा समर्थन उनके पास आ गया था, तो लोकसभा में क्यों नहीं सफलता मिली? कई बार चुनाव में आपको सफलता इसलिए मिल जाती है क्योंकि जो राजनीतिक कैलकुलेशन है, गणित है, उसका फायदा आपको मिलता है। वोट नीतीश कुमार के एमपी कैंडिडेट्स को नहीं मिला है, वोट लालू जी के विरोध का मिला है। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको ना नीतीश से मतलब है ना भाजपा से मतलब, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी हालत में लालू जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जैसे लालू जी को मुसलमान क्यों वोट देता है? इसलिए नहीं कि वो लालू जी का, तेजस्वी का समर्थक है, वो सिर्फ इसलिए वोट देता है कि उसको मालूम है कि भाजपा को जीत कर नहीं आने देना है। उसको अगर आप उसको आप तेजस्वी का समर्थक मान रहे हैं तो आप अपने आकलन में भूल कर रहे हैं। नहीं, मैं आकलन में भूल। तो जो 12 सीट नीतीश कुमार के दल को मिला है, वो विशुद्ध तौर पर 2 बातों की वजह से मिला। एक, उन क्षेत्रों के लोग सामने से खड़े हुए आरजेडी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देना चाहते थे, और दूसरा, भाजपा का, मोदी का जो भी प्रभाव रहा हो, उसका भी कुछ फायदा नीतीश कुमार के दल को मिला होगा। तो मोदी के प्रभाव के कारण या आरजेडी के विरोध के कारण बिहार में नीतीश कुमार अच्छा करते हैं, मैं मान लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका मतलब जो 33-34 सीटें आई वो योगी आदित्यनाथ के कारण बीजेपी की हार हुई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के चलते 17 सीटें आ गई बीजेपी को। फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा के चलते बीजेपी को 15 सीटें आ गई। हरियाणा में खट्टर साहब के चलते 5 सीट आ गई। पंजाब में एक भी सीट नहीं आया। इतना आंकड़ा न बता पाइएगा जितना हमको याद है, वो छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अरे कर रहे हैं, कीजिए ना, 22 साल और कीजिए। हाँ, तो आंकड़ा के मामले में आपसे कोई कमजोर नहीं है, आप हमसे ज्यादा मजबूत हैं। आप बात समझ लीजिए, आपने जो आंकड़े गिनाए तो वहां मोदी जी का जादू नहीं चला। तो लो मेरे भाई, बताइए, किसी भी राज्य में लालू यादव कोई फिनोमेना करके चीज नहीं है। जो बिहार की राजनीति है वो पिछले 30 वर्ष से, यहां मोदी जी, नीतीश कुमार, अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा मुद्दा है लालू यादव। या तो आप लालू जी के पक्ष में हैं या लालू जी के विरोध में हैं, और समाज का एक बड़ा वर्ग सिर्फ इसी बात पर वोट करता है कि हमें लालू जी को जिताना है, और एक वर्ग कहता नहीं हमको लालू जी को हराना है। यूपी में वही है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ है लोग। नहीं है, वो बात नहीं है। ये आप ऐसे सिमलेसली महाराष्ट्र और बिहार की स्थिति को, जो लालू जी का यहाँ पर की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति आप हर राज्य में घूमे हैं, मुझे भी हर राज्य में चुनाव कवर करने का अनुभव है थोड़ा सा। तो क्या कहना चाहते हैं? यूपी की परिस्थिति अलग है, बिहार की परिस्थिति अलग है।
महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है, पंजाब की परिस्थिति अलग है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, कह रहा हूं वहां भी मोदी जी का जादू चल सकता है। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई एक लीडर, जिस तरह से बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 साल में लालू यादव जी का डोमिनेंस रहा है, इस तरह किसी एक व्यक्ति का महाराष्ट्र की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक व्यक्ति का इतना डोमिनेंस, समाज की राजनीतिक सोच पर जो प्रभाव है वो नहीं है। आप इसको देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी का भी उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, वहां पर भी मायावती रही हैं, वहां पर भी कल्याण सिंह रहे हैं, महाराष्ट्र में कई लोग लीडर रहे हैं, पंजाब में आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में बात कर रहे हैं, वो एक ध्रुवीय राजनीति नहीं रही है। बिहार में जो राजनीति है वो करीब करीब एक ध्रुवीय थी मोदी जी के आने से पहले, लालू जी का पक्ष या लालू जी का विरोध। आज भी वो बहुत बड़ा ध्रुव है। इसके साथ साथ मोदी जी के समर्थन की भी बात थोड़ी बहुत हुई है। आप स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा का कोई लीडर का आप नाम भी नहीं बता सकते हैं, तो जो भाजपा यहाँ नहीं है, हाँ, जो भाजपा को वोट आया 20%, 25%, वो भाजपा की विचारधारा का, हिंदू मुसलमान का और मोदी जी के तीनों का सम्मिलित योगदान है उसमें। लेकिन नेट अगर लालू जी न रहें तो बहुत सारे सीटों पर इन बातों, नीतीश जी को जिस तरह की सफलता मिलती रही है पिछले 15-20 वर्षों में, वो सफलता शायद उनको न मिले। सेम बात लालू जी पर भी लागू होती है। अगर सामने से भाजपा ना हो तो जिस तरह का मुसलमानों का समर्थन लालू जी को मिलता है वो समर्थन उनको शायद नहीं मिलेगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो इसी पर एक और ऐड करता हूं, तो ठीक उसी तरीके से जिस बेल्ट से आप आते हैं शाहबाद रेंज में, वहां तो आरजेडी ने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? मतलब सारी सीटें जीत गई वहां पे माले, और आरजेडी ने बक्सर जीत गए, आरा जीत गए, औरंगाबाद जीत। भाई नेट 40 सीट, लालू जी का डर नहीं था। ऐसा है कि 40 सीटों में कितनी सीट जीते? आपने तो अभी कहा कि आपको आंकड़े की बहुत जानकारी है, तो 40 में कितनी सीट लालू जी की पार्टी जीती है वो बता दो आपको। वहां पर डर तो आप जो बता रहे हैं वो बताइए ना कि लालू जी की पार्टी कितनी सीट जीती है। जी की पार्टी तो 4 सीट जीती, गठबंधन ने 10 सीट जीता। कहानी खत्म, कहानी खत्म। मैं आपको इतना ही बता रहा था कि जिन लोगों ने 2020 के चुनाव के आधार पर यह बता दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता बन गए हैं, लालू यादव जितने बड़े नेता हो गए, बिहार के सर्व समाज ने उनको नेता मान लिया, बिहार के लोगों ने उनको नेता मान लिया, वो लोग अपने आकलन में बड़ी भूल कर रहे थे। और ये लोकसभा के चुनाव ये दिखाते हैं कि आरजेडी की ताकत जो थी उतनी ही है, कोई बढ़ी नहीं है बल्कि घटी ही है। क्योंकि 2019 में इनको 0 सीट आया, 2024 के चुनाव में उनको 4 सीट आया, और 2014 में भी उनको 4 या 5 सीट ही आई थी। तो ये बेस जो है आरजेडी का इतना ही है। 25 में आरजेडी की क्या स्थिति रहेगी? आरजेडी जनसुराज बनने के बाद यहां तीसरे नंबर का दल रहेगा। एनडीए और जनसुराज में सीधा मुकाबला होगा, आरजेडी तीसरे नंबर का दल होगा। और इस बात को इस बार आप लिख लीजिए, अगली बार जब आप हमारा इंटरव्यू करेंगे तो पूछिएगा इसका वजह, मैं आपको बार मैं लिख के आता हूं। लिख के आइएगा, फिर से आइएगा, इसकी वजह बता देता हूं। आरजेडी को जो वोट है वो एक बड़ा जो MY समीकरण की हम लोग बात करते हैं, उसमें जो मुसलमान समाज का वोट है, मुसलमान समाज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा यहां पर पीड़ित, शोषित, पिछड़े अगर कोई है दलितों के बाद तो मुसलमान है। और वो 30-35 साल से सिर्फ और सिर्फ लालू जी को इसलिए वोट दे रहा है कि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है। पहली बार मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है, और अगर मुसलमानों ने उनको छोड़ा तो आप भी समझते हैं कि आरजेडी तीसरे नंबर पर आने के लिए भी बहुत, मतलब मुसलमान जनसुराज के साथ जुड़ रहा है कि नहीं, ये तो आप पत्रकार हैं, आप आकलन कर लीजिए। आरजेडी ने पत्र निकाल कर ये कहा है कि भाई हमारा दल मत, आप दल छोड़कर जनसुराज में मत जाइए, ये जनसुराज ने नहीं कहा है। जगदानंद सिंह जी ने पत्र जारी किया। जगदानंद जी उनके अध्यक्ष हैं। आप चंपारण से शुरू कीजिए और जिले वाइज आरजेडी से जुड़े हुए जो बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं, ऐसे लोग जो 20-20 साल से आरजेडी के संगठन के उन जिलों में प्रमुख रहे, माइनॉरिटी विंग के नहीं, मेन विंग के, वो लोग आज कहाँ हैं आप जाकर देख लीजिए। चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में, सिवान में जो लोग आरजेडी के अगुआ थे, आरजेडी के मेन ध्वजवाहक थे, वो सारे लोग आज जनसुराज में हैं। इसीलिए घबराहट में वो पत्र निकाला गया है। तो आप बताइए कि अगर लालटेन से किरासन तेल निकल जाए तो लालटेन कितने दिन तक जलेगा? तो मुसलमान किरासन है। बिल्कुल है, सामने से कहता हूं।
लालू जी के लिए मुसलमान विशुद्ध तौर पर किरासन तेल है, और ये मुसलमानों को समझना है कि वो किरासन तेल हैं, जल वो रहे हैं, जल उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य हो रहा है, जल रहा है, और रोशनी कहीं और हो रही है। मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। यादव लोग फिर क्या है? नहीं, यादव समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तो लालू जी के साथ है, बहुत बड़ा वर्ग भाजपा को ही वोट दे रहा है। अच्छा, जैसे दूसरे समाज में लालू जी को कुछ समर्थन है, कुछ कम या ज्यादा, ऐसा नहीं है कि यादव समाज का हर आदमी लालू जी को ही वोट दे रहा है। आप CSDS का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, करीब करीब 40% यादव समाज के लोग, उन्होंने वोट आरजेडी के अलावा अन्य दलों को दिया है। खैर, CSDS का आंकड़ा किसने किया मैं नहीं जानता, हम लोग भी घूमते रहते हैं। दूसरी बात कि आप लोकसभा चुनाव के पहले प्रशांत जी बीच में आपने एक बयान दिया कि बीजेपी को अकेले 300 प्लस सीट आती दिख रही हैं। तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने भी यही सर्वे दिया था। वहां पर आपसे चूक हो गई। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि आप बीजेपी के PR एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और सुनिए, ऐसा है प्रकाश जी, हमने क्या कहा उसको आप पहले सुन लीजिए। हमने लोकसभा चुनाव के पहले 5-6 महत्वपूर्ण बातें अपने इंटरव्यूज में कही हैं। पहली बात मैंने कहा कि मोर और लेस स्थिति वही रहेगी, सीट चाहे 250 आए, 60 आए, 270 आए, 300 आए, सरकार NDA की बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। उसका मैंने आधार दिया। मैंने ये कहा कि मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी और उसके इंटेंसिटी में कमी आई है। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी चाहे जितने सीट लेकर प्रधानमंत्री बने, तीसरे टर्म में मोदी दूसरे टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी जब अगली बार सरकार लेकर आएंगे तो उनकी संख्या चाहे जो भी हो, समाज में जो बेरोजगारी है, युवाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है, रूरल डिस्ट्रेस है, उसकी वजह से उनको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा कि सरकार में भले मोदी जी आ जाएं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हालात बनेंगे वो लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन आपने ठीक कहा, मैंने ये भी कहा था कि मेरी समझ से भाजपा को 300 के आसपास सीट आएगी। वोट उनको उतना ही आया जितना पिछली बार 0.7% का फर्क हुआ, वोट उतना ही आया है। सीटों के आकलन में जरूर मैंने जो कहा उससे उनको 50 सीट कम आया है, और वो बड़ा अंतर है। मैं उससे ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सही कहा, लेकिन मैंने जो 6 बातें कही उसमें 5 बात सही है, वोट शेयर भी सही है, सीट उनको 50 कम आया, वो मेरी गलती है। लेकिन जो भी इस तरह का अनुमान लगाते हैं, ये साइंस है, इन्फॉर्म्ड गेस है, साइंस है। और साइंस में भी जब आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे उसमें लोग बताते हैं 3% प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 10% की गलती है, तो कुछ गलती है हमारे साइड से। लेकिन आपने बंगाल चुनाव कवर किया है। बंगाल चुनाव में हमने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी, पहले ही बोल दिए थे। फिर भी मैंने ये नहीं कहा, संभव था कि भाजपा को 97 भी आ जाए, संभव है कि भाजपा को 17 भी आ जाए, आया उनको 77। ये नंबर एकदम पिन पॉइंट कर पाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। मैंने आंध्र प्रदेश में कहा सबसे पहले कि जगन मोहन रेड्डी हार नहीं रहे, बहुत बड़ी हार हो रही है। पिछले बार लोगों ने इस बार कहा, तो लोगों ने कहा जगन मोहन रेड्डी की बड़ी हार कैसे हो रही है। जगन मोहन रेड्डी को 11 सीट आया है 175 में। तो आप ये जो अनुमान लगाते हैं, इसके पीछे साइंस है, जो हम लोग की समझ है। लेकिन भगवान कोई नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है, और ये दावा नहीं कर सकते हैं कि जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके आधार पर बात कही। उसके पीछे मोटिव कुछ नहीं। आप मोटिव लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। नहीं, उस समय लगा कि बीजेपी के PR एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। भाई, बीजेपी को सबसे बड़ी हार बिहार में हराया हमने, बीजेपी को हमने हराने में कंधा लगाया बंगाल में, और हम बीजेपी के एजेंट हो गए। और जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में बैठा हुआ है, वो आदमी हमको कह रहा है कि हम बीजेपी की टीम है। ये कहने का कोई मतलब नहीं है, और समाज इस बात को समझता है। बड़ी बात यह है कि बिहार में मैं सिर्फ सर्वे के आधार पर बात नहीं बोल रहा हूं, ये फर्क समझिए। बंगाल में जो मैंने कहा वो सिर्फ सर्वे नहीं था, बंगाल में मेरे 2 साल का वहां प्रयास भी था, मैं 2 साल वहां बैठा हुआ था। तो जो मैं बिहार में कह रहा हूं ये सर्वे भी है, और मेरे 2-3 साल का गांव-गांव में किया गया अपना प्रयास भी है। दोनों को मिला देने के बाद से जो मैं कह रहा हूं या जो समझ पा रहा हूं, उसके गलत होने की संभावना कम है। 100% तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन यह संभावना कम है कि बिहार के प्रति जो आकलन मेरा है वो गलत हो जाए।
लाइटर वेट में ये इन दोनों बातों के लिए एक मोदी जी के 300 सीट आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट आने के लिए, और नीतीश कुमार के बारे में जो आपने कहा, नीतीश कुमार के बारे में जो कहा है 100% वही हुआ। 5 सीट नहीं आएगा, आप बोले कि जनता के सामने माफी। फिर आप बात ही नहीं समझते हो यार, आप गलत मत कोट कीजिए। जो मैं गलत बोलता हूं, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो गलत है तय करता। 300 सीट का अगर गलत है, हम सामने से कह रहे हैं क्या गलत है क्या सही है। नीतीश कुमार को, आप मेरा बयान, आप दर्शकों को मैं कहूंगा आप चलवाइए, उस इंटरव्यू है मेरे पास, चलाइएगा, प्लीज चलाइए, उसको 2 विंडो में करेंगे, बिल्कुल चलाइएगा। मैंने कहा कि अगर, क्योंकि मैं नीतीश का स्वभाव जानता हूं कि कब वो महागठबंधन ने ये भी बोला था कि रोशनदान खोल के रखे हुए, उस समय ये भी बोला था, तो ठीक है। तो आपको मैंने उस समय ये ध्यान रखा था कहते हुए कि आदमी लोकसभा से पहले भाग भी सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि महागठबंधन में अगर लड़ेंगे तो 5 सीट आएगा, और अगर वो बयान में 1 पैसा भी इसके ऊपर नीचे होगा तो कल आप फिर आ जाइएगा। मैं आप हमको अभी चला के दिखा दीजिए, कल दिखा दीजिएगा, हम फिर से आप कह रहे हैं माफी मांगे, बिल्कुल मांग लेंगे अगर हमने ये कहा होगा तो। कि आज माफी नहीं मांगिएगा, सवाल ही नहीं, हम गलत किए नहीं, गलत बोले ही नहीं तो क्यों, हम तो जो कहे वही हुआ। हम तो पहले कहते हैं नीतीश कुमार रोशनदान खोल के बैठा हुआ, भागेगा लोकसभा से पहले, भाग गए। वो हरिवंश जी का रोशनदान आपने बोला था, खिड़की और दरवाजे की भी बात की थी आपने, नीतीश कुमार, लेकिन बयान उसमें है, मैं कल पलट के आप फिर देख लीजिए। अगर मैंने कहा है तो तभी मैं आपको कोट कर, मेरे भाई प्रशांत किशोर को 1 मिनट नहीं लगेगा ये आकर मानने स्वीकार करने में। तब माफी मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। आप हमको दिखा दीजिए, अगर हमने कहा हो कि अगर एनडीए के साथ लड़े तो भी, अगर ये कहा है मैंने, तो आप बिल्कुल, मैं माफी मांग। आपने बोला था कुछ भी कर लें, 5 सीट से ज्यादा नहीं, कुछ भी कर लें, 5 सीट से कम आए, बिल्कुल सुन लीजिए, कुछ भी कर लें, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो 5 सीट से कम आएगा। इससे अगर कुछ अलग कहा है तो मैं कल माफी मांग लूंगा। अब आज सामने लाइएगा, आज सामने माफी, कोई बात नहीं, बात खत्म हुई। नहीं खत्म नहीं हुई, इसको मैं रखूंगा, हम लोग आपकी बातचीत होते रहती है, लेकिन इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। उस समय प्रशांत जी, एक उस इंटरव्यू में आपने यह भी कहा था, हमने पूछा था कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं, और आपने कहा था कि राहुल गांधी में ही पोटेंशियल है, नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं बन सकते हैं। और इस बार देखा गया कि विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 60 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में, बीजेपी और इंडिया फॉर्मेशन में। राहुल गांधी ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन उस समय आपने एक बात कही थी कि इस बार अगर राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो बार बार पीएम के कैंडिडेट वो न बने, किसी दूसरे को मौका। आपने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं हाथ जोड़कर राहुल गांधी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उस दूसरे को मौका दे दे। तो आपको क्या लगता है कि 29 में किसी दूसरे को विपक्ष का नेता बनना चाहिए राहुल गांधी के बजाय? 29 में क्या होगा, तो आज अभी चुनाव हुआ, 29 का बात कौन करेगा। 2 बातें मैंने उस समय जो कहा था कि अगर राहुल गांधी को इस बार भी सफलता नहीं मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो बैकसीट ले और किसी दूसरे को मौका दे। लेकिन जहां तक 2024 का चुनाव का सवाल है, मैंने उस समय भी कहा था कि भाई आप माने ना माने राहुल गांधी इसके अगुआ है, तो जो भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन विपक्ष का हुआ है उसका श्रेय और क्रेडिट राहुल गांधी को मिला ही है। नीतीश कुमार को तो और लालू यादव को और ममता बनर्जी को तो मिला नहीं, वो श्रेय राहुल गांधी को मिला, वही एलओपी बने हैं। लेकिन वही बात फिर दोहराऊंगा कि जो लोग ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड, तो उनको एक आंकड़ा खाली आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिए। इंदिरा जी की जीवन में जब सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो इंदिरा जी को कांग्रेस को 154 सीट आया था, 154। राहुल गांधी की जिंदगी की ये सबसे बड़ी जीत है, तो इनको सीट आया है 99। ये फर्क है इंदिरा जी में और राहुल गांधी में, ये फर्क को समझिए। तो एकदम से ये कह देना कि ये आदमी है, यस ही हैज डेफिनेटली डन बेटर, और अगर उनकी पार्टी ने, उन्होंने अच्छा किया है तो उसका श्रेय भी उनको मिल रहा है। लेकिन ये बता देना कि पूरे देश में कोई राहुल गांधी की लहर चल रही है, वो भी बात सही नहीं। राहुल गांधी भविष्य में पीएम के उम्मीदवार। अब भाई मुझे ऐसा है प्रकाश जी कि मैंने अपने आप को बिहार तक सीमित रखा है और मैं चाहता हूं कि बिहार में ही सीमित रहूं। बिहार का चुनाव 25 में हो जाए, उसके बाद देश, दुनिया, अमेरिका, यूरोप सब पर चर्चा करेंगे। अभी तो आप मुझे बिहार का जो चुनाव है 25 में, उस पर जो सवाल है वो आप कर लीजिए। नहीं कुछ क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, राष्ट्रीय स्तर के कोई व्यक्ति नहीं है, हम राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति अगर थे भी तो अब हम गांव के स्तर के व्यक्ति बन के ही रहना चाहते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं बहुत दूर दराज इलाके में, दलितों को देखा गया कि बड़ी संख्या में बीजेपी से दूर गई इस बार, बड़ी संख्या में। तो
ये जो आरक्षण क्रीमी लेयर जो SC ST में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है अपना कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, इसको आप कितना सही गलत मानते हैं? दो विषय है, उसको मिक्स कर रहे हैं आप लोग। एक है वर्गों के विद इन सब क्लासिफिकेशन और एक है जो आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर हो या ना हो, दोनों अलग अलग विषय है। जहां तक सब क्लासिफिकेशन की बात है तो मैंने अपने पहले भी वक्तव्यों में कहा है, जनसुराज, प्रशांत किशोर, हम लोग के साथी, हम लोग का विचारधारा जो है, हम लोग सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने क्या बोला उससे हमको मतलब नहीं है, सब क्लासिफिकेशन के हम लोग पक्ष में हैं। और ये कोई पहली बार पहले दिन की घटना नहीं है। आज UPA 2 की जब सरकार थी तब रोहिणी आयोग बनाया गया था, तब OBC के सब क्लासिफिकेशन, OBC रिजर्वेशन के सब क्लासिफिकेशन के लिए कमेटी मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी। उसके बाद 2018-19 में भाजपा ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दिया। वो चर्चा देश में चल रही है, देश के कई हिस्सों में, दलित समाज में, OBC समाज में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जैसे अगर आप आंध्रा चलेंगे तो वहां पर माला और मडिगा जो दोनों ही अनुसूचित जाति समाज के वर्ग हैं, उनमें ये बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि सब क्लासिफिकेशन माला और माडिगा के बीच में होना चाहिए। तो ये विचार के तौर पर मैं उसके पक्ष में हूं। क्रीमी लेयर अलग मुद्दा है। क्रीमी लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये हम लोग को आज की जो राजनीतिक परिस्थिति जो चलाने वाले लोग हैं, जो कोर्ट है, उनको बैठ के तय करना चाहिए कि इसका मापदंड क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सब क्लासिफिकेशन के मैं पक्ष। क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, वो निर्णय उनको करना है, क्योंकि जो विषमता की जो बात है वो उस समाज के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लिए बगैर क्रीमी लेयर लागू नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप और हम एक ही समाज के हैं, आप ऊपर हो गए, जो सो कॉल्ड क्रीमी लेयर के हिस्सा हो गए, और मैं पीछे छूट गया, तो ये तो मुझे ही तो कहना पड़ेगा कि भाई इनको हटाइए और हमको दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि उन समाज के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस पर एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए, लेकिन सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। नीतीश जी ने प्रोहिबिशन लागू किया, तो आपको क्या लगता है कि प्रोहिबिशन क्या अच्छी चीज है, खराब चीज है, और आपकी सरकार आएगी तो क्या निर्णय लीजिएगा आप? मतलब 2 साल से हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि मैं शराबबंदी के विरोध में हूं, और अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो सबसे पहला निर्णय 1 घंटे के अंदर 15 मिनट में शराबबंदी को हटा लिया जाएगा। उसकी वजह भी मैंने गिनाई। पूरे दुनिया में शराबबंदी के जरिए किसी समाज, राज्य या देश का भला हुआ हो, आर्थिक फायदा हुआ हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार और बिहार के नेताओं, नीतीश कुमार ने कोई नई डिस्कवरी की है। इस तरह के प्रयास देश के अन्य राज्यों में हुए हैं, दुनिया के अन्य देशों में, अमेरिका इंक्लूडेड, ऐसे प्रयास हुए हैं। और मेक्सिको बॉर्डर से पुलिस करता था, US हर जगह लोगों का अनुभव ये रहा कि इसको लागू करना करीब करीब असंभव है, और इसको लागू करने के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। दूसरा, एक इसका मोरल आधार है। जो लोग शराबबंदी के पक्ष की बात करते हैं वो इसके मोरल आधार की बात करते हैं, और वो गांधी जी का रेफरेंस देते हैं, नीतीश कुमार कम से कम। तो मैं रोज ये कह रहा हूं, आपके कैमरे पर भी दोहरा देता हूं, कि गांधी जी ने आज तक कहीं ये कहा नहीं, कहीं ये लिखा नहीं कि सरकार को, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, गांधी जी ने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराबबंदी को करने के लिए, शराब के यूज को रोकने के लिए सामाजिक प्रयास होना चाहिए। ये तो ऐसे हुआ कि गांधी जी ने यह भी कहा कि समाज में लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून बना दीजिएगा कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी व्यक्ति है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरी बात, एक बार को अगर आप मान भी ले कि इसका कुछ फायदा है, तो फायदा तो तब होगा जब इसको लागू आप कीजिएगा। दवा का फायदा तब तो होगा, दवा खाइएगा। तो जो बिहार में शराबबंदी लागू है, ये तो सिर्फ इसमें शराब के दुकान बंद कर दिए गए और होम डिलीवरी चालू हो गया। तो मान लीजिए कि आज अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दुकानें बंद हैं, फिर भी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से तो सामान खरीद ही पा रहे हैं। तो बिहार में भी शराबबंदी का हालत वही है कि दुकानें बंद हो गई और होम डिलीवरी हो रहा है। चौथी बात, बिहार जैसे गरीब राज्य में हर साल शराबबंदी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। पांचवी बात,
शराबबंदी लागू होने के बाद 2016 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ी है। क्यों बिगड़ी है? उसकी एक वजह यह है कि प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तंत्र सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने, उसको बढ़ाने या घटाने में लगा हुआ है, उससे कमाने में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के निर्णयों से पूरी न्यायिक व्यवस्था का सिस्टम चरमरा गया है। बिहार में कोई 8.5 लाख केस अभी तक हुए हैं शराबबंदी में। 6,36,000 से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित हैं। 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। और ये लोग कौन हैं? ये ज्यादातर लोग उन समाज के हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने का ये लोग दावा करते हैं। और एक अंतिम बात, ये सब कुछ आपने किया किस नाम पर? महिला सशक्तिकरण के नाम पर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? महिलाओं को है। एक बार जब गरीब आदमी शराब कंज्यूम करते हुए, बेचते हुए या उससे जुड़े हुए कारोबार से पकड़ लिया गया, उस घर की महिलाओं की हालत यह है, जो गांव में हम लोग जाकर देख रहे हैं, कि वो अपना घर का बर्तन बासन बेचकर भी उसको कोर्ट और थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ रही है। कई दलित बस्तियों में लोगों ने यह बताया कि शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर दलित बस्तियों की महिलाओं को बुलाकर थाने में बैठाकर उनसे झाड़ू लगवाना, उनसे बर्तन साफ कराना, ये आम बात है बिहार में, कि तुम्हारा पति शराब के धंधे में लगा हुआ है, तुम्हारा पति ताड़ी उतारता है, उसकी महिला को बुला लिया, 4 महिलाओं को बुला लिया, थाना में झाड़ू लगवा रहा है। और ये कैमरे पर बातें हैं, ये कैमरे पर मैंने वीडियो डाला है। तो आप ना इसका कोई दुनिया में कोई प्रमाण है कि इसका फायदा है, ना इसका कोई मौलिक आधार है, ना कोई आप इसको लागू कर पा रहे हैं। 20,000 करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है, महिलाओं को कोई फायदा हुआ नहीं। और युवा जो है वो शराबबंदी में लगा हुआ है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई गलत व्यसन कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। तो इससे किसका फायदा है? ये तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की जिद है कि भैया हम लागू करेंगे। पूरा बिहार जान रहा है कि शराब बिक रहा है, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इसी शराब के धंधे में लगे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है। मतलब जनसुराज अगर सरकार बनाती है तो इसको मिनटों में खत्म। जैसे तेजस्वी ने कहा था पहली कैबिनेट में। चलिए, तेजस्वी के कहने का तो कोई मतलब नहीं है। 1 लाख के 10 लाख नौकरी, वो तेजस्वी के कहने और जनसुराज के कहने में फर्क है। मैंने आपको बताया कि क्यों हटाएंगे। मिनटों में शराबबंदी खत्म, मिनटों में, 15 मिनट के अंदर खत्म। और ये लोग क्यों नहीं कहते हैं? लोग इसलिए नहीं कहते, उनको लगता है महिला वोट नहीं देगी। हमने जनसुराज में कहा है कि आपको अच्छा लगे या खराब, हम बोलेंगे वही जो हम देख रहे हैं और जो समाज से हमको पता चल रहा है। वोट आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, गलत बात नहीं बोलेंगे। अभी हाल में प्रशांत जी, बंगाल में उपचुनाव हुए, नतीजे टीएमसी के पक्ष में आए काफ़ी, और उस समय हमने देखा कि ममता बनर्जी ने आप पर थोड़ा सा, आपने काम किया है उनके साथ, उनके लिए भी कंधा लगाया जैसा आप कहते हैं, तो टिप्पणी किया कि आई कॉन्ग्रेचुलेट द आईपैक टीम बट नॉट द अदर मैन। तो ये समझ में नहीं आया। मतलब नहीं है। देखिए, आप जिन लोगों के साथ काम किए हैं, जब आपने उनकी मदद की तो उनको अच्छा लगा। जब नीतीश कुमार की हमने मदद की तो नीतीश कुमार को हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दिखते थे, उनके दल के हम सबसे सम्माननीय लोग थे। जब आज हम मदद नहीं कर रहे हैं, या हमने अपना कुछ काम शुरू कर लिया, या हम अपना कुछ जीवन में करने लगे, तो स्वाभाविक तौर पर उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे उन लोगों से अच्छे, जैसे नीतीश जी से मेरे मधुर संबंध है, वैसे उन लोगों से भी मेरे नीतीश जी से मधुर संबंध, बिल्कुल खूब बढ़िया संबंध है। नीतीश जी से मेरा क्या झगड़ा है? आपको नीतीश कुमार जी, आप तो पत्रकार हैं, नीतीश कुमार जी ने कभी बुलाकर कहा है प्रशांत किशोर, हम उन्हीं के राज में आज 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। उनके पुलिस प्रशासन ने या उनके सरकार ने कहाँ हमको कहीं रोका है, कहाँ हमको परेशान कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त है आपको? आशीर्वाद वाली बात नहीं है, लेकिन एक समय तो आप नंबर 2 डिजिग्नेट कर दिए गए थे जेडीयू में। नंबर 2 डिजिग्नेट तो किए गए होंगे बाद में। आप तो हमसे मिले हैं 2015 में, तब तो हमारा कोई नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हमको अधिकार, पावर तो था ही पार्टी में, वो अलग बात है। मेरा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। मेरा बस बिहार की जो आज स्थिति है उसको लेकर मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रयास नीतीश जी कर सकते थे वो नहीं किया उन्होंने, और उसको लेकर मेरा उनसे मतभेद है, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। व्यक्तिगत नहीं, लेकिन आप जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैंने सुना है, मैं सही या गलत हो सकता हूं, बोला कि नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिक धूर्त कोई नहीं। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। व्यक्तिगत उनके चरित्र पर टिप्पणी खाली नहीं है,
जो इस तरह की राजनीति वो करते हैं उसको आप क्या कहेंगे? वो तो राजनीतिक धूर्तता ही है। आज आपके साथ रहे, आपको अच्छा बता दिया, तेजस्वी को बता दिया कि यही बिहार का भविष्य है, अब तो मेरे जीवन में क्या बचा, अब इसी को आगे बढ़ाना है। अगले दिन भाजपा में चले गए तो अब कह रहे कि अरे तो सब बहुत खाली सब बेटा बेटी को बढ़ाने वाला है, सब तो बिल्कुल फ्रॉड है। इसको आप क्या कहेंगे? आप बता दीजिए डिक्शनरी के भाषा में। इसको राजनीतिक धूर्त न कहा जाए तो क्या कहा जाए? हमने आज तक नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत आचार विचार व्यवहार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। वो कहाँ सोते हैं, क्या बैठते हैं, कितना काम करते हैं, इन बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं उन बातों पर टिप्पणी ना करता हूँ, ना करूंगा। लेकिन जो उनका विचार, जो उनका व्यवहार रहा है, जो उनका पब्लिक डोमेन में जो उन्होंने किया है, उसको आप क्या कहेंगे? अगर वो पैसा नहीं लेते तो लोग यही कहते हैं कि ईमानदार हैं। आप मानते हैं कि ईमानदार हैं? बिल्कुल। व्यक्तिगत तौर पर पैसा नीतीश कुमार नहीं लेते। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? नहीं, अब ये कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का जहां तक बात है, मैं जितना उनको जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी बहुत ईमानदार थे, लेकिन पूरे देश ने माना कि यूपीए से ज्यादा भ्रष्ट, यूपीए 2 से ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है। आज नीतीश कुमार भले व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हों, उनकी सरकार को लोग अधिकारियों का जंगल राज बताते हैं, पूरी लूट मची हुई है। सरकार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर पैसे लेकर पोस्टिंग नहीं हो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं है जहां आप कोई ना पैसा दिए हुए काम करा सकते हैं। तो आपकी ईमानदारी का क्या फायदा जब पूरा सरकार भ्रष्ट है, पूरी सरकार आपकी भ्रष्ट है, तो आपको लोग क्या कहेंगे? प्रशांत जी, आपके बारे में यह भी कहा जाता है जैसे आप ये पॉलिटिकल तो डोमेन में आपने एंट्री लिया 2014 के करीब में, नरेंद्र मोदी जी के करीब आए, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया अलग हो गए, नीतीश जी के साथ काम किया अलग हो गए, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम किया अलग हो गए, जगन मोहन रेड्डी को आपने जिताने में मदद किया, इस बार चंद्रबाबू नायडू को परोक्ष रूप से आपने सहयोग किया, और कॉफी विद कैप्टन किया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ काम किया, उनसे भी अलग हो गए। तो क्या आपका एक डोमिनेटिंग नेचर है जिसके चलते आप अलग हो जाते हैं, या आपके पेज पर पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज विथ यू? कि आपने जितने नाम गिनाए बहुत भूल भी गए। मैंने स्टालिन के भी साथ, अरविंद केजरीवाल भूल गए, बहुत लोगों को किया। हमारी एक अपनी यात्रा है, हम किसी के ध्वज वाहक नहीं है, हम किसी का झंडा लेकर घूमने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मेरी अपनी सोच है, उस सोच से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जो काम मैं करने आया हूं, मैं किसी से पैसा लेकर उसका झंडा ढोता रहूं, ये नहीं संभव है। आप चुनाव जीते हैं, जिन मुद्दों पर अगर आप चुनाव जीते हैं, अगर आप उसको काम नहीं कीजिएगा, मेरा उससे आपसे इत्तेफाक नहीं रहेगा, मैं छोड़ दूंगा। लोग ये बताते हैं पैसे के लिए काम करते हैं। आप इतने दिन से राजनीति करते हैं, पैसा ज्यादा कहाँ है? चुनाव लड़ाने में ज्यादा पैसा है कि सरकार बनने के बाद उसमें बैठकर पैसा कमाने की संभावना ज्यादा है? अगर पैसे में मेरा इंटरेस्ट होता तो 1, 2 नहीं 10 राज्यों में मैंने सरकार को जिताने में कंधा लगाया है। किसी भी राज्य में बैठकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन मैं तो उसके उलट, जैसे ही सरकार बनती है फिर मैं उस राज्य को ही छोड़ देता हूं, मैं दूसरे जगह जाता हूं। मेरी अपनी एक यात्रा। क्यों डिफरेंसेस क्यों होता है? कोई डिफरेंस ही नहीं है, मैंने खुद से छोड़ दिया। मैं जगन मोहन रेड्डी जीत गए आंध्रा में, तो मैं आंध्रा में रह के क्या करूंगा? वहां राजनीतिक दलाल बन जाऊंगा या सुपर चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मंत्रियों के, नेताओं के, ब्यूरोक्रेट के, ठेकेदारों की बात करूंगा। तो वहां रहने से अच्छा है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं बंगाल चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जगन मोहन रेड्डी से झगड़ा हो गया। अगर मैं बंगाल छोड़कर आज बिहार में प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ममता बनर्जी से झगड़ा हो गया। मैंने ये तय किया कि अब मेरी यात्रा आगे बढ़ गई, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया, मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं कर रहा हूं। इसमें किसी से झगड़ा की बात नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उन्होंने उस समय कालखंड में मेरे साथ जुड़ना सही समझा, मेरी जो समझ थी उस समय उनके साथ जुड़े, उनकी मदद की। जो मदद किए वो टर्म कंडीशंस के आधार पर उनको काम करना था, उन्होंने काम किया। तो जिनको भी हमने छोड़ा उन सब की दशा क्या हुई? नीतीश जी को छोड़ा, नीतीश जी खत्म, 42 सीट पर आ गए। मोदी जी को छोड़ा, लेकिन मोदी जी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आ रहा हूं, कोई भी आ रहा हूं, काहे इतना एकदम घबरा रहे हैं? नीतीश जी को छोड़ा, वहां से देख लीजिए आज कहां है। अमरिंदर सिंह को छोड़े, कहानी खत्म। जगन मोहन रेड्डी को छोड़े, जगन मोहन रेड्डी कहानी खत्म। अरविंद केजरीवाल के साथ मैंने एक छोटा सा काम किया है, लेकिन आज देख लीजिए उनके दल की स्थिति क्या है। आपने मोदी जी को कहा तो मोदी जी को भी 14 में जितना सीट आया था उससे 50 सीट कम ही आया है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको मैंने छोड़ दिया वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा तो आप गिर जाइएगा। आपकी अपनी यात्रा है। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है, वो तो हमसे पहले भी मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस समय में नीतीश कुमार बहुत डिफिकल्ट फेज में थे, करीब करीब हार के कगार पर थे, तब मैंने उनकी मदद की है। तो जो जदयू के लोग जब स्टेटमेंट देते हैं, जब छुटवैया सब नेता सब कुछ बोलता है, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि गीता में कहा गया है कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो आदमी को राजनीति ठीक है, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ये जदयू के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि अगर 2015 में प्रशांत किशोर ने मदद नहीं की होती तो सारी होशियारी के बावजूद, सारी ताकत के बावजूद ना दल बचता, ना नीतीश कुमार बचते, ना विचार बचते। मतलब कि आपके कारण 2015 में नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने, मैं ये उनकी कोई अपनी, फिर वही बात, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण बने, लेकिन आपने भी 2015 का चुनाव कवर किया है। अगर प्रशांत किशोर नहीं आते तो शायद नीतीश कुमार का वापस फिर से मतलब मांझी जी को हटाकर वापस मुख्यमंत्री बनना, चुनाव लड़ना, भाजपा के उस वेव में फिर से 185 सीट जीत कर आ जाना, महागठबंधन बनाना, थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी होगा। 2005 और 10 में उन्होंने तो अपने बल पे ही परफॉर्म किया। 2020 में चलिए ठीक है, कमजोर हुए। मैं बता रहा हूं, आपने ठीक कहा, 2005 में अपने बल पर जीते, 2010 में भी जीते, बहुत लैंडस्लाइड हुआ। लेकिन हमसे कब मिले? 2011 में नहीं मिले। जब 2014 में 2 सीट पर आ गए, जब मोदी का वेव आया जिसमें बह गए, पद छोड़ दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया जिसने कि दल और पार्टी सब उनका ले लिया, जब कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, तब प्रशांत किशोर आए, तब उनकी मदद की। इसके बावजूद अगर उनके दल वाले कहते हैं कि ये आदमी गलत है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिक्शनरी में उसको अनग्रेटफुलनेस ही कहा जाएगा। बाकी उनकी स्वतंत्रता है, जो कहना चाहे कह ले। बाकी सबके बारे में तो प्रशांत जी आपने बता दिया कि सबकी स्थिति क्या है, सब बुरी स्थिति में है। मोदी जी भी कमजोर थोड़ा सा हुए हैं, तो आप ये मोदी जी के बारे में बताइए कि यहाँ से मोदी जी का टेक ऑफ कहाँ होगा, या फिर उनके लिए डिफिकल्ट फेज चल रहा है, डिफिकल्ट फेज रहेगा। ये पहले भी मैंने कहा मोदी जी के लिए क्या कैसे डिफिकल्ट रहेगा। मैंने चुनाव के पहले भी कहा ये कि उनकी अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी और उसकी जो इंटेंसिटी थी उसमें तेजी से गिरावट आई है। 10 साल 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और सिर्फ मोदी के नाम पर जो वोट पड़ने की प्रवृत्ति थी उसमें कमी आई है। अब आगे 5 साल में क्या होने वाला है? और पिछले 3-4 साल के मेरे इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़ों से लोगों को बता रहा हूं कि 2000 जब लोग मोदी जी को इनविंसिबल बता रहे थे, तब भी मैंने कहा है कि 2014 से 2019 के बीच में, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में, भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस करीब 3 परसेंटेज पॉइंट रहा है। 2015 से लेकर 2019 से लेकर 2024 के बीच में जितने राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस 10% से ज्यादा रहा, 10 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा रहा है। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी और खासकर उनके नाम पर दूसरे को वोट मिलने की जो प्रवृत्ति थी, उसमें बहुत तेजी से गिरावट पिछले 4-5 साल से आ रहा है। अगले 5 साल में क्या गुंजाइश लगता है? मुझे नहीं ऐसा पता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले जो 2.5 साल हैं, इन 2.5 साल में 8 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 तो इसी साल होने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उसके बाद तमिलनाडु, बंगाल और असम। इन राज्यों के चुनाव के जो परिणाम होंगे उसका बहुत बड़ा असर ये तय करेंगे कि मोदी जी की ताकत, उनकी सरकार की लॉन्जिविटी और आगे की यात्रा कब कैसी चलती है। तो महाराष्ट्र में तो बुरी हालत हुई बीजेपी की इस बार। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि लोकसभा में, झारखंड में भी पिछले बार 13 जीते थे, इस बार आप लोग मुंह में उंगली डाल के प्रेडिक्शन कराइएगा, फिर कहिएगा आप तो ये बोले थे। मैं जो आपको बोल रहा हूं उतना ही बोलूंगा। तो आप एक्सपर्ट हैं, तो आप ही से 2-2.5 साल में इन 7-8 राज्यों के चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि मोदी जी की सरकार कैसे चलती है, कितना चलती है। ये इन राज्यों के चुनाव तो बता दीजिए, विच वे द विंड इज ब्लोइंग। नहीं मालूम, मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे महाराष्ट्र की क्या जानकारी है। आप सब जगह संपर्क में रहते हैं, सारा डेटा मैंने आपको पहले कहा, संपर्क के आधार पर गेस्टिमेट करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था, आप प्रियंका गांधी से काफी करीब रहे हैं और उनको आप चाहते भी थे कि आगे वो नेता बने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी के बजाय। क्या आपको ये आप लोग अपना माना है, राहुल गांधी के बजाय वाली कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब मैंने कांग्रेस की मदद करने का काम लिया था,
उस समय मेरा सुझाव था कि प्रियंका गांधी को वहां फेस बनाया जाए। वो बात 2017 की पुरानी हो गई, उन्होंने नहीं किया, वो उनका निर्णय है। दूसरे सवाल पे आ रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से न चुनाव लड़ना प्रियंका गांधी की एक बड़ी राजनीतिक अब मुझे ये सब नहीं मालूम है भैया, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, उनको मालूम है कि कहाँ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। वो अपने राजनीति को कैसे चलाते हैं, इस पर प्रशांत किशोर को टीका टिप्पणी करने की जरूरत क्या है। हमने उस समय जो बात कहनी थी कह दी। अब प्रियंका गांधी कहाँ से चुनाव लड़ती हैं, उनको अच्छा लगता है खराब लगता है, किसको नेता मानती हैं, खुद नेता बनती हैं, ये उनका निर्णय है। मुझे ये बताइए प्रशांत जी कि जन सुराज जो मुहिम आपने छेड़ा है, तो क्या आप कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी करेंगे किसी दल से? बिल्कुल नहीं। जन सुराज 243 मतलब 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा और इसके 2/3 लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो लोग होंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। इतना मैं आपको बता सकता हूं। बाकी दल में और जो विस्तृत में इसकी जो चर्चा है, 2 तारीख को जब दल बनेगी, इसका जो नेतृत्व चुनकर आएगा वो लोग आपको बताएंगे कि आगे क्या किया जाएगा। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है, जो बात मैंने गांव-गांव जाकर बताया है, जिन लोगों को साथ में जोड़कर, आप कहेंगे भाई आप नेता नहीं तो आप ये कैसे कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों को साथ में लाकर ये दल बना रहे हैं उनका ये मत है कि प्रशांत जी हम लोग को बिल्कुल 243 सीट लड़ना चाहिए, कोई गठबंधन रिलायनमेंट की बात नहीं करनी चाहिए और ज्यादातर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए जो नए चेहरे हैं, जो समाज से ढूंढकर नए लोग निकाले जा रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। आप तो नए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अवसर देना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल का जो राजनीति है हम देख रहे हैं कि पैसे के बिना राजनीति अब नहीं की जा सकती। आप खुद ही पदयात्रा कर रहे हैं इतने दिनों से, 2 साल से, काफी आपका मेहनत से अर्जित किया हुआ संसाधन, धन सब उसमें लग रहा है, काफी पैसा लग रहा है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि कोई मामूली आदमी राजनीति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। मैं हमेशा कहता हूं, ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे के बल पर ही राजनीति होती है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप जिसको भी नेता मानते हैं, बिहार में या बिहार के बाहर, आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन समाज ने उस व्यक्ति को नेता बनाया, उस दिन वो आदमी बड़ा व्यक्ति नहीं था, पैसे वाला व्यक्ति नहीं था। जिस दिन बिहार की जनता ने लालू जी को राजा बनाया, उस दिन लालू जी कोई टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। एक मिनट सुन लीजिए। जिस दिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना, नेता बनाया, तब नीतीश कुमार के पास सैकड़ों करोड़ रुपया उनके दल के पास नहीं था। जिस दिन बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को चुना, ममता बनर्जी कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ की लड़की नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। गाड़ी अगर आपके पास है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर गाड़ी ना हो तो कितना भी तेल आपके पास हो, उसको उस तेल के कनस्तर पर बैठ के तो आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप कोई सही प्रयास कर रहे हैं, जनता का समर्थन आपके पास है, तो समाज से आपको पैसे का जुगाड़ कम या ज्यादा हो जाता है। आपने बताया कि 2 साल से आप चल रहे हैं, कहां से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं भाई। कौन दे रहा है? इतने लोगों की हमने मदद की है पिछले 10 बरस में। आप लोग, आपको ना लगता है भाई, तो आपका अपना आकलन है, अपने से आप जो कह दीजिए भाई 10 बरस में प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी काम किया है, इतने लोगों को बनाया है। ये आप अपना पैसा लगा रहे हैं या लोग मदद कर रहे हैं? लोग मदद कर रहे हैं। लोग मदद, अपना क्या होता है? हमारा अपना कोई पैसे नहीं है, हम तो साधारण डॉक्टर के लड़के, हमारे पास पैसा, हम कोई टाटा बिरला है, लेकिन हमारे पास भगवान का दिया हुआ बुद्धि है और हमने लोगों की मदद की है, 10 साल मदद की है। अब उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि किसके सामने हाथ फैलाए ना भाई। आप बड़ा यही आप इनकाउंटर के नाम पर उन सारे लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनकी हमने मदद की है, और उनको ये कह रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब लड़का भी चुनाव लड़ पाए, अगर उसमें योग्यता है तो वो चुनाव लड़ पाए, पैसे के अभाव में वो पीछे ना छूट पाए, इसलिए छूट जाए, इसलिए पैसा दो। और लोग पैसा दे रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जो अभी देखिएगा जन सुराज में मैं करूंगा। मैं यहां व्यवस्था बना रहा हूं कि बिहार के 2 करोड़ लोग अपने मोबाइल के जरिए जन सुराज को 100 रुपया देंगे। आप बताइए 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे सकता है कि नहीं? नहीं देगा। आपको लगता है नहीं देगा? आपके सामने लेकर दिखाएंगे। और अगर 2 करोड़ आदमी मॉडल फिर कोई और होगा। अब सुनिए ना, पहले
2 करोड़। मैं भी गांव से वाकिफ रखता हूं। अरे भैया, आप गांव के लोगों को मैं भी जानता हूं आप कितनी दिक्कत है गांव के लोगों पहले को। सुन लीजिए। 2012-13 में आपको कहे होते कि फेसबुक से भी चुनाव के परिणाम पर असर डाला जा सकता है, सोशल मीडिया से, तो आप जैसे पत्रकार यही कहते कि हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। आज आपको लग रहा है, आप देखिएगा 2 तारीख को दल बनेगा और इसी बिहार में 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया कम से कम लूंगा और 200 करोड़ रुपया यहां पर जमा करके आपको बैंकों के जरिए, कैश का पैसा नहीं, बैंकों के जरिए जन स्वराज के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया बिहार के लोग डोनेट करेंगे। और आप देखिएगा, चुनाव के पहले ही देख लीजिएगा कि पैसा जमा हुआ कि नहीं, और जब जमा हो जाए तब पूछिएगा कि ये कैसे हुआ। हम लोग इस स्टोरी को ट्रैक करेंगे। बिल्कुल कीजिए, बहुत मैं चाहता हूं कि आप ट्रैक कीजिए ताकि ये भी एक केस स्टडी बने। आई वॉन्ट टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ कम से कम 20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस लड़के इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग रात दिन लगे हुए हैं ये व्यवस्था बनाने में कि कैसे, अगर आप इंदिरा आवास में 20,000 रुपया नहीं देना चाहते हैं, अगर आप दाखिल खारिज में 10,000 रुपया घूस नहीं देना चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू सब, और सिर्फ आपको इतना करना है कि आप 500 रुपया दीजिए, 1,000 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए। एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें भ्रष्ट राजनीतिक लोग चुनकर न आए, ताकि आपको कल करप्शन का सामना न करना पड़े। अगर आप भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप 100 रुपया दे दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, 100 रुपया दीजिए, आपको भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था बना कर देंगे। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बिल्कुल उसके विरोध में। क्यों? क्योंकि स्टेट फंडिंग से क्या, जिसको सैलरी मिलती है वो घूस नहीं लेता है। तो स्टेट फंडिंग अगर होगा तो पार्टी वाला स्टेट से पैसा भी ले लेगा और उसके बाद भी करप्शन करेगा। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, ये जरूरत का पैमाना नहीं है। आप इसलिए नहीं भ्रष्ट है कि आपको पैसे की जरूरत है, ये बीमारी है। जिसको लग गई उसको बिना पैसे का चैन नहीं है, चाहे उसके पास जितना पैसा आ जाए वो रुकेगा नहीं। तो ये जो लोग बताते हैं कि स्टेट फंडिंग हो जाएगा तो उससे क्लीन हो जाएगा, ऐसा कहीं दुनिया में प्रमाण नहीं है। जहां पर भी राजनीतिक व्यवस्था में शुचिता आई है वहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन से शुचिता आई है। लोग जब डोनेट करते हैं और जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड डोनेशन है, किसी एक आदमी का पैसा नहीं है, किसी 10 आदमी का पैसा नहीं है, तो कोई एक व्यक्ति सरकार के पॉलिसी को या सरकार को नियंत्रित नहीं कर सकेगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डोनर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में बर्नी सैंडर्स ने इसको करके दिखाया। उन्होंने कैप कर दिया था कि $10 से ज्यादा आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। और बर्नी सैंडर्स, आपके दर्शकों को बता दें, बर्नी सैंडर्स जो कि कैपिटलिस्ट के खिलाफ अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होना चाहते थे, और उस समय के बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं वो सब उनके खिलाफ थे, उसके बावजूद सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ बर्नी सैंडर्स के प्रोग्राम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डोनर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जा सकता है। हम लोग ट्राई करके यहाँ देखेंगे। पर तेजस्वी यादव आप पर कई बार आरोप लगाते हैं कि प्रशांत जी तो महंगे टेंटेड सिटी में रहते हैं, पैसा बहुत है, हम लोग तो साधारण आदमी। ऐसा है कि तेजस्वी यादव पहले तय कर ले कि वो अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। कभी तो खड़ा होकर कहता है ये आदमी कि हमारे तो माँ और बाप दोनों ही मुख्यमंत्री थे, तो फिर आप साधारण कैसे हो गए। ये आदमी प्राइवेट प्लेन में अपना बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं और बताते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अंबानी के शादी में अटेंड करने जाएंगे चार्टर्ड प्लेन से और कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे भाई, आपके पास जो पैसा है उससे आप जमीन खरीदना चाहते हो, मॉल बनाना चाहते हो, प्राइवेट संपत्ति खड़ा करना चाहते हो, हेलीकॉप्टर पर चलना चाहते हो। प्रशांत किशोर जो पैसा ला रहे हैं उससे यहाँ के गरीब से गरीब बच्चे को लड़ाना चाहते हैं। हम हेलीकॉप्टर पर नहीं चलते हैं। आप हमारा घर गांव में जाकर देख लीजिए कि किस दशा में है। हम अपना घर नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर जमीन नहीं खरीद रहे हैं, मॉल नहीं बनवा रहे हैं, हम लूट कर पैसा घर नहीं ला रहे हैं। हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी को भी लड़ाया जाए, इसलिए हमारे पास पैसा है। और पैसा अपने हुनर, अपने बुद्धि से ला रहे हैं। ठेका और शराब और बालू माफिया से पैसा, कमीशन काटकर पैसा हम नहीं लाते। तो तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? चुनाव जब आप लड़ाइएगा युवाओं को और युवतियों को भी, तो उसका एज ग्रुप क्या रहेगा? एज ग्रुप कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि युवा लड़ेगा कि बुजुर्ग लड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि जो लड़ेगा वो समाज का सही व्यक्ति होगा। कुछ गलती इधर उधर हो जाए, मैं उसका दावा नहीं कर सकता हूं 100% शुद्धता का, लेकिन जहां तक प्रयास है जो लोग खड़े होंगे वो जीते हारे वो अलग की बात है।
कोई ये नहीं उंगली उठा पाएगा कि प्रशांत किशोर या जनसुराज ने गलत व्यक्ति को चुनाव में के मैदान में उतारा है। 243 में से कंपोजिशन क्या रहेगा कैंडिडेट्स का? सामाजिक नहीं, वो तो पहले से कहा हुआ है, पहले से ये बात कही हुई है। वो जनसुराज के दल के संविधान में लिखा जा रहा है कि जिस जाति की जिस 5 जो वर्ग हैं, सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईबीसी, दलित और मुसलमान, इन वर्गों की जनसंख्या के हिसाब से इनको भागीदारी मिलेगी। लेकिन इसके जो लोग दूसरे लोग जो नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उसमें और जनसुराज में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जनसुराज का यह मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है। तो अगर बांटने वाले या बनाने वाले की नियत में खोट न हो तो बिल्कुल ये संभव है कि हर जाति के काबिल लोगों को लाकर ये समायोजन किया जा सकता है। आप इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि बिहार में दलित समाज के 100 काबिल लोग हैं, तो कितने लोगों को यहाँ पर दल को चलाने के लिए अगर 20 लोगों की कमेटी बन रही है तो उसमें कितने 100 जो काबिल दलित आए उसमें से कितने लोगों को शामिल किया जाएगा? उसके लिए जनसंख्या का आधार बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दलित है इसलिए वो वहां पर बन जाए। मुसलमानों को आप कितना टिकट दे रहे हैं? मैंने कहा जिसको जितनी संख्या है, अगर मुसलमानों की संख्या आबादी 18% है तो 18% टिकट उनको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ टिकट नहीं मिलेगा, दल का नेतृत्व जब घोषित किया जाएगा 2 तारीख को तो उसमें भी नेतृत्व में उनको उतना ही भागीदारी मिलेगा। जो दल बनाया जा रहा है उसमें भी उसका उतनी भागीदारी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो मुसलमान, जो अति पिछड़ा, जो अनुसूचित जाति, जो सामान्य वर्ग के लोग दल का नेतृत्व करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि उस जाति के हैं, इसलिए करेंगे कि वो बिहार के सबसे काबिल लोगों में होंगे 20 लोग। लेकिन जब 20 काबिल लोगों को इकट्ठा कीजिएगा तो किसी न किसी जाति के भी तो होंगे, उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि उन जातियों को जिनकी संख्या जितनी है समाज में, उस समाज के उतने लोगों को मौका मिल जाए। आखिरी 2 सवाल। आईपैक से आपने नाता रिश्ता तोड़ लिया है? 2021 में छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया। तो कौन चलाते हैं उनको? 2 चलाए, 20,000 लड़के हैं, एक सब लड़के चला रहे हैं जहां जिसको मन है, जो अपने अपने, कई लोग आईपैक के नाम से चला रहे हैं, कोई दूसरे नाम से चला रहा है। कोई बोलता है प्रशांत किशोर के साथ काम किए, वो अपना दुकान चला रहा है। जिसको चलाना चलाए, वो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। 20,000 से ज्यादा बच्चों ने 10 साल 11 साल के मेरे उस यात्रा। आईपैक से आपका कोई लेना देना नहीं है? ये अभी जो चंद्रबाबू नायडू को मदद की है आप? हम कोई मदद ही नहीं, किसी टीम ने किया जिसमें आपने सहयोग दिया? कोई नहीं किया। ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम बात पलट दें कि कल आज चंद्रबाबू नायडू जीत गए तो हम जबरदस्ती उनके जीत का सेहरा अपने सर पे बांध लें। आप नहीं है चंद्रबाबू नायडू? बिल्कुल नहीं भाई, कैमरे पे कहा हुआ। हमने जब वो काम ही छोड़ दिया, लेकिन काम छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नेताओं से मिलना बंद कर देंगे या पत्रकारों से मेरी मुलाकात नहीं होगी या बुद्धिजीवियों से हम मिलेंगे नहीं। नेता जो जानता है इस क्षेत्र में है वो मिलता है, बात करता है, बात होती रहती है कि कई लोगों से बात होती रहती है। लेकिन जहां तक काम करने का सवाल है तो 2 मई 2021 को जब मैंने काम छोड़ा उसके बाद आज तक मैंने किसी का कॉन्ट्रेक्चुअल, किसी को प्रोफेशनल मदद नहीं की। सलाह के तौर पर आप आइएगा, आप कहिएगा कि प्रकाश जी कहेंगे कि कल बिहार में हमको पार्टी बनाना है तो 1 घंटा बैठ के चर्चा कर लेंगे आपसे कि भैया ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, आपको मन हो बात मानिए। तो चंद्रबाबू नायडू पूछे कि स्टालिन पूछे, इसमें और जो हम पहले करते थे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नेट यह है कि 2021 के बाद वो काम को छोड़कर बिहार में लगे हुए और बिहार में ही रहना चाहते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आप 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काफी सेक्रीफाइसेस है इसमें फैमिली पर बड़ा असर पड़ता होगा। आपके छोटे बच्चे हैं, शायद बोर्डिंग में पढ़ते हैं, और पत्नी भी आपकी असम से है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत सवाल मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, बिना परिवार के सहयोग के, बिना पत्नी या घर वालों के सहयोग के तो आप इतना बड़ा प्रयास कर नहीं सकते हैं। मेरा एक बेटा है, वो बोर्डिंग में पढ़ता है, पत्नी डॉक्टर है, वो अपना काम कर रही है, और स्वाभाविक तौर पर उतना एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है कि अगर आप आकर यहाँ समाज में कुछ करना, बड़ा करना चाहते हैं तो आपको जीवन में कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो क्या प्रशांत किशोर को हम लोग देख रहे हैं कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित ना? आप बिल्कुल ये देखिए कि 25 में बिहार में एक नई सरकार, जनसुराज की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बने न बने उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि अगले 10 वर्ष में बिहार की दशा और दिशा बदले, उसके लिए समर्पित हैं। 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, जितनी मेहनत करनी पड़े, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। एकदम कृत संकल्पित हैं, इसको करेंगे ही। और जीवन का आने वाला कई वर्ष इसी काम के लिए मैंने रखा है कि मुझे बिहार को हर हालत में सुधारना है।
तो नेता प्रशांत किशोर जो हैं उनके 5 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो अब ये जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। 5 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बता दीजिए। विजन डॉक्यूमेंट तो 2 अक्टूबर को होगा। नहीं 2 अक्टूबर को नहीं होगा, मार्च में होगा। 2 अक्टूबर को तो दल बनेगा। तो 5 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बता दीजिए। कोई 5 प्रोग्राम हम आपको अलग से नहीं बताएंगे। जो बात हम बता रहे हैं वो गांव-गांव जाकर बता रहे हैं। हम लोग की जो मूल समझ है कि यहाँ पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई जो है जब तक उसको नहीं सुधारा जाएगा तब तक समाज और व्यवस्था पर जो लोग बोझ बनकर जीवन जी रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जाएगी और कभी आप उसके साथ व्यवस्था उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो लोग 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 60 साल से कम उम्र के जो युवा जिसको आप कह सकते हैं, अब अगर यहाँ शिक्षा सुधर भी जाए तो अब वापस जाकर तो पढ़ नहीं सकता है। उसको किसी भी तरीके से पूंजी अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो वो स्वरोजगार कर सकता है, कुछ न कुछ रोजी रोजगार का जुगाड़ कर सकता है। और 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको जीने के लिए एक बेसिक सुविधा जरूर होनी चाहिए। आज सरकार यहाँ पर 400 रुपया उसको पेंशन देती है, तो जन स्वराज की अपनी सोच है कि कम से कम 2000 रुपया यहाँ के 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को जरूर मिले। इसके साथ साथ 2 चीज़ें और जो हम लोग जिस पर हम लोग का फोकस है, जो 5 चीज़ें आपने पूछा कि यहाँ के खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाए, उसके लिए उनको लेबर फ्री, मजदूर फ्री उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग उन चीज़ों की खेती करें जिनसे उनकी कमाई हो। धान गेहूं के खेती छोड़कर उन चीज़ों की खेती करें जिनसे कि उनको कमाई हो, सिर्फ खाने के लिए खेती लोग ना करें। और 5वीं और अंतिम बात, यहाँ पर महिलाओं की, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं रहती हैं, पुरुष तो सब बाहर ही चले गए हैं, तो महिलाओं को सस्ते दर पर सरकारी गारंटी पर लोन मिले ताकि घर घर महिलाएं कुछ काम कर सकें। ये 5 महत्वपूर्ण बात जो सारा विजन डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कहा 5 बताइए, तो अगर मुझे टॉप 5 चुनना होगा तो ये 5 बातें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। और ये था प्रशांत किशोर के साथ आज का एनकाउंटर, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और इनके पॉलिटिकल करियर को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। और ये 2 अक्टूबर को इसी साल अपने पार्टी की स्थापना करने वाले हैं, जन स्वराज पार्टी की, और उसके बाद से अगले 1 साल तक इनको देखेंगे कि इनकी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है बिहार में। और जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि देखना है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बिहार में।